हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के लगभग हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि यहीं से आएंगे। याद रखेंगे, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं पर्सनली कह रहा हूं कि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो 100% मैं कह रहा हूं कि इन सभी प्रश्नों को, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे। अब केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, एक एक चीज को सीखते हुए, समझते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चलिए जी, तो अब एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। अब बोर्ड एग्जाम कितना, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम बता रहे हैं जी, बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है जी? इनकी तरंगदैर्घ्य पर, इनकी आवृत्ति पर, इनकी तीव्रता पर या इनके परावैद्युतांक पर। तो याद रखेंगे आप कि जो किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है, जो स्पीड है ना, वो निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तरंगदैर्घ्य पर तो निर्भर करती है, फिर से आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे जो तीव्रता है ना, उस तीव्रता पर निर्भर नहीं करती कि वो विद्युत चुंबकीय तरंगे किस तीव्रता से चल रही है, तो इस पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा जी, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक दो बार पढ़ेंगे ना, समझेंगे, सब याद हो जाएगा। देखिए, दूसरा हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अल्फा किरणें हैं, गामा किरणें हैं, और रक्त किरणें हैं या एक्स किरणें हैं। इसमें से कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारी अल्फा किरणें हैं ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला कह रहा है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट रूट में है, इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक आप याद रखेंगे क्या होता है जी? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन मतलब गुणा में है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान होता है। तो इसका मान कितना होता है जी? तो यहाँ पर याद रखेंगे 3 × 10⁸ सेमी मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान जो होता है ना, वो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड करेंगे। और यदि यहीं पर अगर मीटर में कहता तो उसका आंसर क्या हो जाता? 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड हो जाता। तो आप मात्रक पर भी ध्यान दीजिएगा कि सेमी मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में या मीटर में। मीटर में देगा तो 3 × 10⁸ और सेंटीमीटर में देगा तो 3 × 10⁻10। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, इसको हम किस रूप में, इसको अगर फिगर में ना आपको कभी ऐसे भी दे सकता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर इस तरीके से, ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो इसका भी आप मान याद रखेंगे, उतना ही होगा। ठीक है ना? रूट नहीं रहेगा, इसका मतलब इस तरीके से जी, रूट यहाँ पे नहीं रहेगा ना, रूट नहीं रहेगा। इतना 1/, के पावर में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको दे सकता है या इस प्रकार लिख सकता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे। ध्यान से समझेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के बीच कालांतर होता है। तो विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के बीच जो कालांतर होता है ना वो 0 डिग्री होता है जी, ठीक है। जबकि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, परंतु कालांतर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगला हमारा आता है एक्स किरणें हैं। क्या है जी, गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक इलेक्ट्रॉन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बिल्कुल सही बात है, एक्स किरणें हैं वो एक विद्युत चुंबकीय क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए सही है। निर्वात में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए सही है। तो चाल के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था कि C=1 क्या होता है, रूट में μ0 × ε0 होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कौन है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहली बात, हम इतनी बात जानते हैं प्रकाश तरंगे होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और यहाँ पे नहीं है पूछा गया है तो ये तो होगी नहीं। एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, ये भी नहीं होंगे। अवरत किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी नहीं होंगे। बचा क्या, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है μ0 × ε0 के पावर -1/2 का मान होता है। अब मान इसका कितना होता है, तो देखिए 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है ना। और यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकेंड में दिया गया है, तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी हमने बताया था कि यदि आपको सेंटीमीटर में देगा, सेंटीमीटर में तो 10⁻10 करेंगे, अब मीटर में देगा तो 10⁸ करेंगे। इसको ना μ0 × ε0 का पावर -1/2 दिया है ना, इसी को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है μ0 × ε0, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, या ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र में भी हो सकती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी हो सकती हैं। तो ए और बी दोनों के द्वारा हो सकती हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं। अगला आता है 1/2 μ0 × मतलब 1/2 ये तो क्वेश्चन गलत है क्या, यहाँ पे 1/2 ε0 e के e² है का बीमीय सूत्र का समतुल्य बीमा का राशि है। तो इसका बीमा का राशि क्या होता है जी, b²/2 μ0 होता है। ये हमारा बीमा की राशि होता है। ये सब याद करने वाला टॉपिक बाबू, याद तो करना ही पड़ेगा। अगला कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक होता है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक पूछा जा रहा है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का अनुपात का जो मात्रक होता है ना, वो याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड। तो देख लीजिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स दिया है, यही ना हो जाएगा जी, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स। अरे बाबू वही बात है, मीटर प्रति सेकेंड कहें या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स कह दें, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड है और ये सेकेंड के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर चला जाएगा तो यही ना मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो या तो मीटर प्रति सेकेंड कहें या मीटर सेकेंड इनवर्स कहें, दोनों बात एक ही है। ऑप्शन ए। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण मतलब गति करने की दिशा कैसी होती है।
तो ये बात आप याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो संचरण करने की दिशा होती है वो सदिश मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश के गुणनफल का समांतर होता है। तो ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा कि ई सदिश ई इंटू सदिश बी के समानांतर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नांकित में से, मतलब निम्नांकित में कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कौन है जो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो सकती। यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे अल्फा कैथोड किरण, अल्फा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो आई थिंक गामा किरणें जो है ना, गामा किरणें ये हमें लग रहा है कि विक्षेपित हमारी नहीं हो सकती हैं, गामा किरणें। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। गामा किरणें जो होती है ना, गामा किरणें ये विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या होती हैं, विक्षेपित नहीं होती हैं। विद्युत क्षेत्र में अगर हम इसको गुजार भी देंगे ना तो इधर उधर भटकेंगी नहीं, सीधा डायरेक्ट निकल जाएंगे, तो गामा किरणें हो जाएंगी जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तत्व एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बाबू, अभी हमने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही थे क्या था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। तो कालांतर कितना होता है, 0 डिग्री। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो अब 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगला कह रहे हैं रेडियो तरंगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होते हैं। रेडियो तरंगों की उत्पत्ति जो होती है वो याद रखेंगे दौलित्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, दौलित्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेडियो तरंगों की उत्पत्ति होती है। अगला आता है इसका रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है। रेडियो तरंगों का, ये जो रेडियो तरंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, संचार प्रणाली में किया जाता है, मतलब बात करने में किया जाता है। अगला हम जो नहीं होता है संचार प्रणाली, ठीक है ना। अगला आता है जिससे रेडियो भी हम सुन रहे हैं ना, आ रहा है आवाज़ सब कुछ रेडियो में, अब तो रेडियो का जमाना गया। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधों घरों में होता है। यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है कि पौधों घरों में किसका उपयोग होता है। तो याद रखेंगे परावैंगनी विकिरण है ना, इसका उपयोग क्या होता है, पौधों घरों में होता है। किसका उपयोग, पौधों घरों में, किसका, पौधों घरों में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों घरों में होता है। और किसका उपयोग पौधों घरों में होता है, ना पौधों घरों में उपयोग तो इसका होता है ना, अवरक्त। अवरक्त विकिरण का उपयोग क्या होता है, पौधों घरों में होता है। जितने भी पौधे घर हैं उसमें अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सा का सहायक होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन है जी, जो सहायक होता है। ठीक है, कौन है जो सहायक होता है। तो इसमें नगों की पहचान में कौन है जो सहायक होता है, तो वो होता है हमारा परावैंगनी विकिरण। अगला आता है कुहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है। कुहरे के फोटोग्राफी प्लेट के लिए जो हमारा प्रयुक्त फिल्म होता है वो क्या होता है, पोलेराइड होता है। पोलेराइड होता है ना, पोलेराइड होता है जी, हाँ पोलेराइड होता है। कोहरे के फोटोग्राफी प्लेट में प्रयुक्त फिल्म पोलेराइड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक हैं। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व की पुष्टि, अस्तित्व का प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो कौन होते हैं जी, हर्ट्ज होते हैं। हर्ट्ज होते हैं। इससे पहले वाला हमने क्या पढ़ा, कुहरे के फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो कुहरे के फोटोग्राफी प्लेट के लिए प्रयुक्त होता है अवरक्त होता है ना, अवरक्त होता है जी, अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सुधार कर लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती हैं। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी, तो माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
ठीक है ना। अब सबसे कम किसका होता है, तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका होता है, माइक्रो तरंगों का, और सबसे कम किसका होता है, गामा तरंगों का। अगला आता है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग होता है। तो याद रखेंगे बढ़ते क्रम में क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग होता है लाल पीला नीला, नीला लाल नीला, पीला लाल नीला, नीला लाल पीला, या नीला पीला लाल। तो बाबू नीला पीला लाल हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे जो क्या होता है तरंगदैर्घ्य किसका होता है, पहले नीला का होता है, ठीक है ना, उसके बाद पीला, उसके बाद लाल का। अगला हमारा आता है परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं, क्वार्टर्स, क्लासाइटर, कहाँ चाहिए उच्च घनत्व वाली, तो याद रखेंगे क्वार्टर्स। ठीक है ना, मतलब परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के लेंस का प्रयोग करते हैं, तो क्वार्टर्स पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अगला आता है अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो क्या है, वो हमारा क्या है जी, रॉक साल्ट होता है। क्या होता है, रॉक साल्ट। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए, अवरक्त किरणों का जब हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करने के लिए जिस पदार्थ के प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं वो पदार्थ कौन सा, उसमें एक प्रिज्म का हम यूज करते हैं, वो प्रिज्म किससे बना होता है, रॉक साल्ट से बना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो याद रखें गामा किरणों की, या नीले प्रकाश की, या अवरक्त विकिरण की, या हमारा परावैंगनी किरण की। सबसे अधिक आवृत्ति आई थिंक गामा किरणों की होती है क्या, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो गामा किरणों की ही होती है। ये सब आपको याद कर लेना है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोलनीय विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, C=E0/B0, E0/B0 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में कह रहे हैं दोलनीय में विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के लिए E0 और चुंबकीय क्षेत्र 2 नंबर पे कहा तो चुंबकीय क्षेत्र B0 में संबंध होता है। तो संबंध क्या हो जाएगा, C= क्या होता है, E0/B0 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि X किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। X किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखेंगे। अगला हमारा आता है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति से अधिक, या अवरक्त किरणों की आवृत्ति से अधिक। तो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति जो होती है ना वो रेडियो तरंगों की आवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है। रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति होती है उससे भी अधिक होती है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त विकिरण है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त विकिरण है, तो वो कौन है जी, परावैंगनी, दृश्य, या एक्स किरणें, या हमारी माइक्रो तरंगे। दूर संचार के लिए प्रयुक्त विकिरण है वो कौन है जी, तो माइक्रो तरंगे होती हैं। माइक्रो तरंगों क्या होंगी, दूर संचार के लिए होती हैं जी प्रयुक्त किरणें। अगला आता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए जो जिस किरण का उपयोग करते हैं वो है माइक्रो तरंगे, इसी का उपयोग करते हैं जी कीटाणु को हटाने के लिए जल में से। अगला आता है या मारने के लिए हम कह सकते हैं। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में माइक्रोन का तो नाम है, तो ये तो नहीं होगा। अगला आता है हॉटस का तो नाम है ही, जगदीश चंद्र बोस ये हमारे देश के हैं तो ये तो इनका भी नाम है ही। चंद्रशेखर वेक्टरम
रमन इनका नाम नहीं है जी, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्टर रमन। अगला आता है निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, मतलब किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। और सबसे अधिक माइक्रो तरंगों का। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है आवेश का एक समान गति, आवेशों की त्वरित गति, आवेशों की स्थिर गति, तार में प्रवाहित एक समान धारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है आवेशों की एक समान गति ना जी, आवेशों की त्वरित गति, हाँ ये सही लग रहा है, आवेशों की स्थिर रहने पर ना जी, तारों में प्रवाहित आवेश से ना, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवेशों की त्वरित गति के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार के तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य या यांत्रिक या तरंग ध्वनि तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जी। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कितने का कोण बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कालांतर नहीं पूछा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर नहीं पूछा, कह रहा है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो कोण तो हमने हमेशा बताया है 90 डिग्री का कोण बनता है, और कालांतर पूछा होता तो 0 डिग्री हो जाता। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में किस गति से चलती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में किस गति से चलती हैं, ध्वनि की गति से के बराबर, प्रकाश की गति के बराबर, अर्ध गति या असीमित गति। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में ना, याद रखेंगे प्रकाश की चाल के ही बराबर होती है, तो प्रकाश के गति के बराबर चलती हैं। वो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती हैं। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक मुख्य घटक है। विद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होंगी, स्थिर आवेश से ना जी, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से ना जी, परिवर्तन विद्युत क्षेत्र से, हाँ जी इससे भी उत्पन्न होंगी, और परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र इससे भी उत्पन्न होंगी। तो सी तथा डी ऑप्शन दोनों हो जाएगा, सी तथा डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तभी जाकर विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य ना गामा किरणों की ही होती है, ठीक है ना, गामा किरणों का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा भाग मानव आंख द्वारा देखा जा सकता है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन ऐसा तरंगदैर्घ्य है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, तो वो कौन है जी, अवरक्त किरणों को नहीं जी, परावैंगनी किरणों को ना जी, दृश्य प्रकाश को नहीं देख पाएंगे, एक्स रे जो है ना, एक्स किरणें, इसको हम देख सकते हैं अपने आंखों से भी। अगला आता है रेडियो तरंगों का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है, रेडियो तरंगों का प्रमुख उपयोग कहाँ पर, संचार प्रणाली में होता है, यह हमने बताया था आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है गामा किरणों का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है, गामा किरणों का मुख्य उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। अगला हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति जो होती है माध्यम पर निर्भर करती है, कि निर्वात माध्यम है, जल माध्यम है, वायु माध्यम है, कांच माध्यम है, कौन सा माध्यम है उस पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। अगला आता है परावैंगनी किरण का कौन सा प्रमुख स्रोत है, परावैंगनी किरण का जो प्रमुख स्रोत है ना वो सूर्य है, सूर्य से हमें परावैंगनी किरणें प्राप्त होती हैं। अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है विस्थापन धारा का मात्रक है, वो क्या होता है, एम्पियर होता है विस्थापन धारा का मात्रक। तो आज के इस वीडियो में हमने मतलब 45 हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है चैप्टर 8 का। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको जो हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज इतना आप तैयार कर ले, आपको इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आने वाले,
ऐसे ही सभी चैप्टरों का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव है उसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स सब्जेक्टिव, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री सब्जेक्टिव, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, इस टाइप से आपको लिंक मिल जाएंगे। तो जाइए उस पर क्लिक कर लीजिए और सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज अपनी सभी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज यदि आप बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए, मोस्टली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हम क्लास 12 फिजिक्स का सक्सेस नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको फिजिक्स की प्लस केमिस्ट्री इन दोनों का एक साथ आपको नोट्स दिया जा रहा है। याद रखेंगे फिजिक्स में आपके कितने टोटल 15 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर हैं। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 31 चैप्टर हैं। अब इन 31 चैप्टरों का हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 31 चैप्टरों का VBI जितने भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे देंगे जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के साथ। अब फिर VBI जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज हम देंगे, चैप्टर वाइज। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम चैप्टर वाइज 31 चैप्टरों का देंगे ओनली आपको, ओनली 199 में, ओनली 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के मिल जा रहे हैं। सोच रहे हैं 31 चैप्टर हैं, 31 चैप्टरों का सब्जेक्टिव फिर हम पहले देंगे, फिर हम आपको 31 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव देंगे। तो दोनों अगर हम देखते हैं तो 62 चैप्टर हम दे रहे हैं। इतना अगर आपको दिया जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ओनली हम कितने में दे रहे हैं, ओनली 99 में, 199 में दे रहे हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, वो अभी इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। वहाँ स्पष्ट रूप से कहिएगा कि सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके वहाँ पे बता देंगे, तुरंत आप बताएंगे, वहाँ स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पर ही PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अच्छी नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको दिए जाएंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अदरवाइज अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थना आप सभी के साथ है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।